हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस जो कि चल रहा है पहले से क्लास 12th का ही, उसका मैंने यहाँ तक बता दिया था। बिहेवियर थेरेपी तक आई हैव डन विद यू। कॉग्निटिव थेरेपी से करना था जिसका मैंने छोटा सा पार्ट उठाया है। रैशनल इमोटिव थेरेपी आज हम देखेंगे पूरा, और रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स वाला बॉक्स आई एम टेकिंग अप सबसे पहले, वरना रह जाएगा लास्ट में। प्लस जो पिछली बार क्वेश्चन पेपर था उसका वो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन छूट गया था मेरे से, आलस देख रहे हो मेरा तुम लोग, वो वाला मैंने डिस्कस करना है आज, ठीक है। इसके बाद पहले वो वाला क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक, नहीं तो वो क्वेश्चन फिर से रह जाएगा एंड आई डोंट वांट दैट कि जब मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया वो पूरा फिर डिस्कस हो जाएगा एक ही बारी। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन पेपर भी पड़ा हुआ है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं बट वो हायर लेवल के हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, तो आई टेक अप दैट एज वेल। देन रिलैक्सेशन प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये पेज नंबर 97 पे बॉक्स दे रखा है। इसके अंदर बताया है कि एंजाइटी जो होती है वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से ही निकल के आती है, जिसके लिए जो क्लाइंट होता है वो जाके थेरेपिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेना चाहता है। जो बिहेवियरल थेरेपिस्ट होगा वो एंजाइटी को ऐसे देखेगा कि वो क्लाइंट का अराउजल लेवल बढ़ा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जो क्लाइंट, वही जो पेशेंट, क्लाइंट वैसे करेक्ट टर्म है बट समझाने के लिए पेशेंट बोल रही हूँ मैं, तो जो क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास गया है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो बिहेवियरल थेरेपिस्ट को ये पता लग रहा है, वो ये देख पा रहा है कि इसकी जो एंजाइटी है ना उसका अराउजल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, उसको और ज़्यादा अवेयर अटेंटिव कर देती है। अच्छे तरीके से नहीं, गलत तरीके से, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने डर पे, अपने सो एंड सो फोबिया पे, एंजाइटी पे, चिंता पे, वरी पे, उस पे जाता है। वो लिमिटलेस, हद पार चिंतामणि टाइप हो जाता है। प्लस वो क्या कहते हैं यार, एक सेकेंड, मतलब ओवर ही चिंता करने लगता है, वो एक्सेस में बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है, तो उसका अराउजल लेवल इंक्रीज होगा ही, स्ट्रेस होगा उसकी बॉडी में, उससे स्ट्रेस फील होने लगेगा। और तभी अगर हम एंटीसीडेंट फैक्टर को वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता लगता है कि ये जो एंजाइटी है ना वो अराउजल लेवल क्लाइंट का बढ़ा रही है, तो ये किसकी तरह काम कर रही है, एंटीसीडेंट फैक्टर की तरह काम कर रही है, जो कि फॉल्टी बिहेवियर को आगे प्रमोट करेगा। अब बंदा चिंता में है, उसका दिमाग नहीं चल रहा, वरिड है वो किसी चीज़ को लेकर, तो कुछ भी काम वो ढंग से नहीं कर पाएगा ना, कहीं पे भी वो अटेंशन पे नहीं कर पाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि बिहेवियरल थेरेपिस्ट ये देखता है कि एंजाइटी जो होती है वो क्लाइंट का अराउजल लेवल बढ़ा देती है, और एंजाइटी ही एक्ट करती है, अपना काम करती है, या एंजाइटी को हम ऐसे देख सकते हैं कि वो एंटीसीडेंट फैक्टर है जो कि क्लाइंट का अराउजल लेवल तो बढ़ा ही रही है, साथ के साथ क्लाइंट को और ज़्यादा रीज़न दे रही है फॉल्टी बिहेवियर दिखाने का। ओके, और क्लाइंट जो है वो स्मोक कर सकता है एंजाइटी के टाइम पे, क्योंकि उसको अपनी एंजाइटी डिक्रीज़ करनी है। मैंने बिहेवियर थेरेपी में बताया था, एंजाइटी और अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए मे बी वो कोई ड्रग ले, या अपने अंदर कोई कुछ गलत ड्रग या ऐसा कुछ जिससे वो एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा, जो उसे लगता है जिससे उसकी चिंता एंजाइटी कम हो रही है, वो अपने अंदर इंजेक्ट कर ले खुद किसी को बिना बताए, और ऐसे ही वो स्मोक करने लग जाएगा बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसका स्ट्रेस लेवल एंजाइटी कम हो रही है। जैसे दुखी है, कुछ बुरा हो गया, कुछ बहुत सारा घटित हो गया किसी के साथ, तो दुख को कम करने के लिए, एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए ड्रिंक बहुत ज़्यादा करना, अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ा देना, वही चीज़ है। स्मोक कर रहा है क्लाइंट बहुत ज़्यादा क्योंकि उसे अपनी एंजाइटी डिक्रीज़ करनी है, और वो बाकी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकता है, जैसे कि नॉर्मल जितना वो खाता है ना उससे ज़्यादा खा रहा है, वो एक्सेस में ओवर हो रहा है उसका, और वो कंसंट्रेट ऑब्वियसली बात है नहीं कर पा रहा ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पे, फिर चाहे वो उसकी पढ़ाई है, कुछ भी, कोई भी काम है, क्योंकि उसको एंजाइटी है। तो एंजाइटी की वजह से वो कहीं पर भी अपना फुल अटेंशन ढंग से पे नहीं कर पा रहा है, एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। जब उसकी एंजाइटी कम हो जाएगी स्मोकिंग करने से या कुछ भी करने से जो करने में उसको मज़ा आ रहा है, जिससे उसको लगता है उसका एंजाइटी, वरीज, टेंशन कम हो रही है, उसको रिलीफ मिल रहा है ये चीज़ करने से, वो चीज़ें जब उसकी एंजाइटी, मतलब वो चीज़ें वो करने से जब उसकी एंजाइटी कम हो जाएगी ना, तो उसका अनवांटेड बिहेवियर
ज़्यादा हद तक ठूस ठूस के खाने का और बहुत ज़्यादा स्मोक करने का डिक्रीज़ हो जाएगा। एंजाइटी कम हुई तो अनवांटेड बिहेवियर डिक्रीज़ हो गया, और अनवांटेड बिहेवियर आया कहाँ से था? क्योंकि एंजाइटी थी, तो एंजाइटी को कम करने के लिए अनवांटेड बिहेवियर आ गया था। समझ गए? अनवांटेड बिहेवियर था क्या? हद से ज़्यादा खाना, जितना कि नॉर्मल हम नहीं खाते हैं, एक बारी में बहुत सारा, या तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना, और स्मोकिंग करना नॉर्मल से ज़्यादा। तो यही है, देयरफॉर रिडक्शन ऑफ एंजाइटी विल डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर्स ऑफ एक्सेसिव ईटिंग और स्मोकिंग। रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं क्लाइंट के एंजाइटी लेवल्स को। फॉर एग्जांपल, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन और मेडिटेशन जो है, ये रिलैक्सेशन का स्टेट क्रिएट करेगा क्लाइंट के अंदर। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एक सेकेंड, लेट मी रीड फर्स्ट। प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है, क्लाइंट को बोला जाता है, उसे सिखाया जाता है कि वो अपने जो है मसल्स, एक सेकेंड, हाँ, तो वापस से देखो, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन के अंदर क्या होता है, क्लाइंट को बोला जाता है, कहा जाता है, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है थेरेपिस्ट के द्वारा कि वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा टाइट करेगा। ठीक है, मतलब मसल्स को वो अपने इंडिविजुअल मसल ग्रुप्स को, बॉडी में मसल्स तो हैं ही ना हर ऑर्गन के पास, तो वो इसको इंडिविजुअल मसल ग्रुप्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से अवेयरनेस आ जाए उसके अंदर टेंसनेस की, मस्कुलर टेंशन की, उस चीज़ को वो पकड़ ले जिसकी वजह से उसे मेन टेंशन या एंजाइटी हो रही है, पता लग जाए उसकी पूरी बॉडी को कि हाँ वो टेंस्ड है, स्ट्रेस में है, अभी नॉर्मल इंसान नहीं है। और जब क्लाइंट सीख जाएगा टेंस करना अपने मसल ग्रुप्स को, जैसे कि फोरआर्म हो गया, और क्लाइंट को बोला जाता है कि ये जो टेंस करा है ना तूने अपने मसल ग्रुप्स को, अब यहाँ से टेंशन निकलने दो बाहर। ठीक है, टू लेट गो द टेंशन अवे, उसकी बॉडी से वो टेंशन बाहर निकल जाए। देन क्लाइंट को कहा जाता है कि टेंशन वो है, एक सेकेंड, क्लाइंट इज टोल्ड दैट द टेंशन इज व्हाट द क्लाइंट हैज, हाँ, टेंशन वो है जो उसे अभी चिंता में डाल रही है, एट प्रेजेंट वो ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा किसी भी चीज़ पर। ठीक है, एंड उसको कहा जाता है कि वो टेंशन के ऑपोजिट स्टेट में चला जाए, जो कि है रिलैक्सेशन। रिलैक्स कर ले, अपने माइंड को शांत करे, इतना ज़्यादा चिंता मणि टाइप ना बने, और टेंशन में आके इतनी ज़्यादा वरीज लेके उल्टे सीधे बिहेवियर में इंडल्ज ना हो, फिर चाहे वो एक्सेसिव स्मोकिंग है या ईटिंग है या अल्कोहल कंजम्पशन है। तो यही लिखा हुआ है कि क्लाइंट इज टोल्ड दैट द टेंशन इज व्हाट द क्लाइंट हैज़ एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में फील कर रहा है ना, अपने दिमाग की स्टेबिलिटी नहीं है, उसको एनजाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो ये वही टेंशन जो है वो अभी प्रेजेंट में फील कर रहा है, और ही और शी हैज़ टू गेट इन टू द ऑपोजिट स्टेट, उसको इस टेंशन से निकल के बाहर उसके ऑपोजिट विपरीत स्टेट में जाना है, जो कि रिलैक्सेशन वाला मोड है, चिलिंग वाला। जब ये प्रैक्टिस रिपीट करता रहेगा ना क्लाइंट, थेरेपिस्ट का इंस्ट्रक्शन मानता रहेगा और इस चीज़ को करता रहेगा ना विद रिपीटेड प्रैक्टिस, तो क्लाइंट लर्न कर लेगा, सीख जाएगा रिलैक्स करना अपने बॉडी के सारे मसल्स को, और फिर इसकी टेंशन बॉडी से रिलीज़ हो जाएगी। अब जब टेंशन ही नहीं है कोई, तो बॉडी माइंड रिलैक्स है, एंड रिलैक्सेशन वाले मोड में आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली क्लाइंट। और हम आगे मेडिटेशन के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, लास्ट में आएगा। देन अब मैं वो वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो पिछली बार रह गया था, बहुत बड़ा वाला। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेक्शन डी जो है पेपर का लास्ट में जो होता है ना सेक्शन, वहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन में है कि गार्गी इज़ एन एक्सेप्शनली ब्राइट 17-year-old college student. She is in her first year of graduation. She has to come to meet the psychologist during her first year vacation with her parents. Reason for her coming to the psychologist is that when she came home for vacation, her parents noticed that she has started talking nonsensical words, like saying that her senior Tina in hostel has created an unseen tube with high power by which her intelligence and smartness is being used up by Tina. When asked by the psychologist why does
she feel that Tina is having a tube, she said, because Tina has been found in the chemistry lab with long tubes and big glass container looking towards me. Gargi has always been an A student in class, मतलब A ग्रेड स्टूडेंट, सबसे अच्छा वाला, एक्सेलेंट वाला बच्चा, एक्सेलेंट से भी ऊपर, A+ वाला, outstanding, yeah. A+ student in class and has not shown any prior sign of psychiatric disturbances prior to this. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. ये तो था डिटेल्स और हिस्ट्री की, ऐसा ऐसा है, और आगे इस पे क्वेश्चंस है, पैरा दिया हुआ है क्योंकि बड़ा वाला क्वेश्चन है. पूरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं है क्या. Parents of Gargi also mentioned that she prefers sitting for long hours in one place and without talking to anyone. Identify type of psychomotor symptom she is suffering from and describe its other types. Enumerate 2 causes with reference to diathesis stress model which may have led to Gargi's disorder. Let me tell you, यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया की बात हो रही है, एंड ये घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठना इस कैटाटोनिक वाला पार्ट जो हमने पढ़ा है चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, इफ़ किसी को याद हो तो. सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, सिम्टम्स क्या क्या बच्ची को लाइक हो क्या रहा है. शुरू में तो बताया कि बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, एंड पेरेंट्स के साथ वेकेशन पे जाती है. देन मतलब पेरेंट्स के साथ वेकेशन पे शी इज़, एंड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं उसके पेरेंट्स उसको. क्यों? क्योंकि जब वो पेरेंट्स के साथ वेकेशन पे आती है उनसे मिलने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, देन दे हैव फाइंड कि उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा नॉन सेंसिकल वर्ड्स यूज़ कर रही है. और वो बोलती है कि उसके हॉस्टल में एक लड़की है टीना, जो कि ना दिखने वाली ट्यूब हाई पावर वाली यूज़ करती है उसके ऊपर, एंड उससे उसकी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस वो यूज़ कर रही है. उसने उस लड़की की इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस ले ली जिसकी गार्गी की, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है. देन साइकोलॉजिस्ट उससे क्या पूछते हैं कि उसे ऐसा क्यों लगा, दैट वाई शी इज़ फीलिंग कि टीना इज़ हैविंग अ ट्यूब, जो कि दिखती भी नहीं है. तो उसने क्या आंसर दिया, शी सेड कि क्योंकि वो केमिस्ट्री लैब में बड़ी बड़ी ट्यूब्स के साथ काम करती है और बड़े बड़े ग्लास कंटेनर्स के साथ काम करती है, मतलब कि वो साइंस स्टूडेंट है, और मेरे को देखती है, लाइक घूरती है और स्टेयर करती है. मेरे को बहुत फ़नी क्वेश्चन लग रहा है स्टिल. उसके बाद गार्गी जो है वो ये बताते हैं कि हमेशा A+ स्टूडेंट रही है क्लास में भी, और उसने पहले ऐसे कभी कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं दिखाए, पहले ऐसे कोई बकवास नहीं की उसने कि ऐसे कोई बच्चा है मेरी इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस लेके यूज़ कर रहा है ना दिखने वाली ट्यूब के थ्रू, क्योंकि ये केमिस्ट्री लैब में ट्यूब से काम करती है इसलिए. तो बहुत अटपटा सा हो रहा है, बट कंफ्यूज मत होना, ये हेल्यूसिनेशंस की बात हो रही है, डिल्यूजन्स भी आ रहे हैं, समझ जाओ अगर स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर के बारे में पता है तो. एंड जो इसके नीचे क्वेश्चन पूछ रखा है ना कि पेरेंट्स ऑफ गार्गी ऑल्सो मेंशन दैट शी प्रेफर्स सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन वन प्लेस विदाउट टॉकिंग टू एनीवन, मतलब घंटों तक एक पोजीशन में फिक्स होके बैठ जाना. कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी, और एक और चीज़ है बताती हूँ वो भी मैं देख कर अभी. इसके सिम्टम्स में आएगा एंड ये स्किज़ोफ्रेनिया ही है फॉर श्योर. देन ये बताना है कि 2 कॉजेस डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल से लेकर बताओ जिसकी वजह से गार्गी को आज ये डिसऑर्डर हो रहा है. अब डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल में थी ना 3 चीज़ें, एक तो वल्नरेबिलिटी, दूसरा हमारा था साइकोपैथिक स्ट्रेस, मतलब एक तो जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स ऐसा तो बच्चा ऐसा. वल्नरेबिलिटी क्योंकि पर्सन खुद एट रिस्क पे है उस डिसऑर्डर को डेवलप करने के लिए. और एक और चीज़ थी, लेट मी सी चैप्टर, कि मैं कुछ गलत ना बता दूँ ना बीच में, एक सेकेंड. इस क्वेश्चन में पहले तो डिल्यूजन्स नहीं है, हेल्यूसिनेशंस हैं, क्योंकि हेल्यूसिनेशंस वो परसेप्शन होते हैं जो सिर्फ उसी पर्सन को दिख रहे होते हैं जिससे स्किज़ोफ्रेनिया नाम का डिसऑर्डर होता है. और ऐसे परसेप्शंस हैं जो कि अक्कर हो रहे हैं उस पर्सन के लिए, वो सामने उसके प्रेजेंट है, वो चीज़ें हो रही हैं, बट बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के. उसको वही अनसीन ट्यूब दिखी, अब क्लास में किसी और को क्यों नहीं दिखा कि वो टीना नाम का बच्चा जो है, बच्ची जो है सॉरी,
वो अनसीन ट्यूब से उसका इंटेलिजेंस या स्मार्टनेस गेन कर रहा है, उसे ये दिखा बिकॉज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस शायद नहीं आएंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं बताया कि उसने टीना को कुछ कहते हुए सुना अपने बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। बट या उसे देखा तो हेल्यूसिनेशंस तो पक्का है ही, विजुअल हेल्यूसिनेशंस वी कैन से, ठीक है, विजन्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स, उससे टीना दिखी ट्यूब के साथ। मे बी केमिस्ट्री लैब में उसने सच में देखा भी हो, बट उसे ऐसा लग गया ना कि लाइक वो बंदी ट्यूब्स के थ्रू उसका इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस ले रही है, तो वो चीज़ थोड़ा रॉन्ग हो रहा है। देन यहाँ पर है साइकोमोटर सिम्टम्स, जहाँ पर लिखा हुआ है कैटाटोनिक स्टूपर, कैटाटोनिक रिजिडिटी, कैटाटोनिक पोस्चरिंग। अब ये मैं बता देती हूँ। पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया आल्सो शोज साइकोमोटर सिम्टम्स, दे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली और मेक ऑड ग्रिमेजेस एंड गेस्चर्स। उल्टे सीधे तरीके से बैठते हैं और एक बार बैठ गए तो ये हिलते नहीं है फिर, ठीक है, मतलब एक ही पोजीशन में घंटों बैठ जाते हैं, जैसे नॉर्मल इंसान नहीं बैठता। एंड सिम्टम्स जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म्स ले सकते हैं, जिसको हम कैटाटोनिया का नाम देते हैं। कैटाटोनिया के खुद के 3 पार्ट्स हैं जो मैंने पढ़े थे। अब जो लोग जिनको कैटाटोनिक स्टूपर होता है वो मोशनलेस रहते हैं, हिलते भी नहीं है, टिक के एक जगह पे बैठे रहेंगे चुप रहकर लंबे समय तक। यही लिखा हुआ कैटाटोनिक स्टूपर, पीपल इन अ कैटाटोनिक स्टूपर और पीपल विद कैटाटोनिक स्टूपर रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम। देन कुछ लोग क्या शो करते हैं, कैटाटोनिक रिजिडिटी, मेंटेनिंग रिजिड अपराइट पोस्चर फॉर आवर्स। एक कोई मतलब उल्टी सीधी पोजीशन लेके बैठ गए, जैसे हाथ वगैरह ऊपर करके, या बहुत सीधे एकदम स्ट्रेट होके, और वैसे घंटों तक बैठे हुए हैं, हिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी, जैसे पत्थर पड़ा होता है ना, स्टैचू है वैसे। कुछ एग्जिबिट करते हैं कैटाटोनिक पोस्चरिंग विच इज़ अज्यूमिंग ऑकवर्ड बिजेयर पोजिशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को ही उल्टा सीधा करके बैठ गए हैं और उसके बाद हिल नहीं रहे हैं, वैसे ही बैठे हुए हैं। ऑकवर्ड है वो, दूसरे लोगों के लिए ऑकवर्ड है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे कोई बैठेगा नहीं अपने आप को दर्द देने के लिए उल्टा सीधा होके अपनी टांगों को और हाथ को मोड़ के, बट वैसे कुछ करके बैठ गए हैं और घंटों तक बैठ गए हैं, हिलने के नहीं, अब वो फिक्स हो गए वहीं पे उसी जगह पे, वैसे के वैसे पोजीशन में ही बैठे रहेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो यही था, डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया है। फिर भी अगर तुम्हें पूरा एक्सप्लेन्ड आंसर चाहिए तो मुझे बता देना। लेट मी टुक अप कॉग्निटिव थेरेपी, जो कि मेरे को टॉपिक एक लेना है आज के लिए, ठीक है। कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो ये बोलती हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कॉज है इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स, गलत विचार, गलत ऐसी धारणाएं, मन गढ़ंत है उस इंसान के लिए, उसने खुद ऐसे बिलीव्स रख रखे हैं, ऐसा ऐसा वो मानता है, बट वो गलत है, असल में रियलिटी के ग्राउंड्स पे बिल्कुल मैच नहीं होता वो। गलत थॉट्स, इनकी वजह से क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। किस थेरेपी के हिसाब से, कॉग्निटिव थेरेपी के हिसाब से। कॉग्निटिव नाम से ही पता लग रहा है थिंकिंग के हिसाब से, बंदे की थिंकिंग गलत, आगे वो फिर चीज़ें भी उस हिसाब से करेगा, और डिसऑर्डर में आ सकता है। नहीं डिसऑर्डर, सॉरी मैंने डिसऑर्डर गलती से बोल दिया, कि इससे पहले डिसऑर्डर वाला क्वेश्चन देखा था, मेरा दिमाग थोड़ा बहुत उसी में चल रहा है अभी, आई एम वेरी सॉरी। डिसऑर्डर में नहीं, बट या उसे थेरेपी की नीड आ सकती है, क्योंकि उसके विचार मोस्टली खुद को लेकर भी गलत होते हैं। यहाँ पर वो खुद को ही क्रिटिसाइज़ करेगा, सेल्फ क्रिटिसिज्म सबसे बुरी चीज़ वो ये भी करता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने खुद को लेकर इरेशनल बिलीव्स, थॉट्स रख रखे हैं अपने दिमाग में, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। वापस से कॉग्निटिव थेरेपीज जो है वो ये कहती है कि कॉज जो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का वो है इरेशनल बिलीव्स और थॉट्स। अब इम्पॉर्टेंट नेम आता है एल्बर्ट एलिस, जिन्होंने क्या दिया, रैशनल इमोटिव थेरेपी, विच इज़ अंडर कॉग्निटिव थेरेपी। और जो मेन क्रक्स या मेन फोकस, सेंट्रल थीसिस जो है इस थेरेपी का, वो ये है कि इरेशनल बिलीव्स ना बीच में होते हैं एंटीसीडेंट इवेंट्स के और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के। पहला स्टेप जो है रैशनल इमोटिव थेरेपी का वो ये है कि एंटीसीडेंट, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस, एनालिसिस, इस पूरे को एनालाइज करना। एंटीसीडेंट इवेंट जो कि इरेशनल बिलीफ आया कहाँ से, उसका मेन कॉज क्या है, ठीक है, वो है एंटीसीडेंट इवेंट। इरेशनल बिलीफ चलो आ गया, अब उसके बाद उससे असर क्या पड़ा उस इंसान पे और उसके आसपास के लोगों पर, उसने कैसे एक्ट करा, उसका इफेक्ट क्या निकल गया है, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो पहला स्टेप जो है रैशनल इमोटिव थेरेपी का वो यही है कि एंटीसीडेंट, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस, ABC का एनालिसिस करना, इसको समझना ढंग से। एंटीसीडेंट इवेंट्स वो हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कॉज करेंगे। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कॉज होगा, क्यों होगा कॉज, क्योंकि
इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स हैं, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल, हाँ यही है कि एंटीसीडेंट इवेंट्स वो हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कॉज करेंगे। पहले हम ये देख लेंगे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ कहाँ से रही है, क्या चीज़ कॉज कर रही है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। हमें पता है क्या चीज़ कॉज कर रही है, इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स। लेकिन इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स ऐसे कौन से हैं जिनकी वजह से उस बंदे को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाता है इरेशनल बिलीव्स ढूंढने के लिए जो कि रियलिटी को, सच्चाई को डिस्टॉर्ट करेंगे, ख़राब करेंगे, मिटाएंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे। इरेशनल बिलीव्स जो है वो सपोर्ट नहीं होते किसी भी सबूत से जो कि हमारे प्रेजेंट इन्वायरमेंट से आ रहा है। मैंने बताया ये रियलिटी ग्राउंड पे बेस्ड नहीं होते, हमारे ही मन के गलत विचार हैं, हम ही ऐसा सोचते और मानते हैं एंड वो सही नहीं होता है, रियलिटी बेसिस पे बिल्कुल मैच नहीं करता, सच्चाई से कोई मेल नहीं खाता, उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है सच से। ऐसे ही उल्टा सीधा गलत गलत अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे साथ ऐसे आज कुछ बुरा हुआ, अच्छा तो चलो ठीक है, फिर मैं तो हूँ ही बुरा, किसी के लकी नहीं हुआ मेरे साथ, कल भी फिर ऐसे ही बुरा होगा, परसों भी इससे भी बुरा हो जाएगा मेरे साथ, और शायद परसों के बाद मैं मर ही जाऊँ, बचो ही ना, क्योंकि मैं हूँ ही बुरा और मेरे यहाँ पे धरती पे आने का कोई मकसद ही नहीं है। ऐसा ऐसा विचार जिसकी वजह से आगे और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कॉज होता है उस बंदे को। तो इरेशनल बिलीव्स मे नॉट बी क्या, नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पेरिकल एविडेंस इन द एनवायरनमेंट इन विच दैट पर्सन और क्लाइंट लिव्स। ये बिलीव्स जो होते हैं इनको कैरेक्टराइज कर सकते हो तुम ऐसे थॉट से, ऐसी थिंकिंग से जहाँ पर वो बंदा मस्ट और शुड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है कि चीज़ें मस्ट और शुड भी होनी चाहिए ऐसे पर्टिकुलर मैनर में, मतलब कि तुम्हें उसकी बातों में मस्ट और शुड या उसके थॉट्स में जो जो वो सोच रहे हैं वहाँ पे मस्ट और शुड बहुत ज़्यादा दिखेगा। ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसे, इसी तरीके से, इसी हिसाब से, इसी टाइम पर यही होना चाहिए, या मेरे साथ आज अगर अभी इसी वक्त बुरा हुआ है तो मतलब कल भी मेरे साथ बुरा होगा इसी टाइम पे, इसी समय, तो मैंने आज बाहर ही नहीं निकलना घर से, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं लाइक कोई मार वार के चला जाएगा, कुछ हो जाएगा मेरे साथ बुरा गलत घटित, तो आई विल नॉट गो आउटसाइड टुडे, ऐसा कुछ। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं नेशनल बिलीव्स के यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान से देखना। वन शुड बी लव्ड बाय एवरीबडी ऑल द टाइम, ऐसा सोचना कि हाँ मुझे हर तरफ से, हर इंसान से हमेशा पूरा 24 घंटा प्यार मिलना ही चाहिए। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है, सब लोग सबको पसंद नहीं करते और सब लोग सबके साथ सेम तरीके से पेश नहीं आते। दो लोग अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि मैं दोनों के साथ सेम तरीके से पेश आऊँ, या मैं एक को बहुत ज़्यादा प्यार करूँ तो दूसरे को भी वैसे ही करूँ, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं ऐसी हूँ नहीं बट एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा है कि ह्यूमन मिजरी इज़ कॉज बाय एक्सटर्नल इवेंट्स ओवर विच वन डज नॉट हैव एनी कंट्रोल। अब जो हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, उसका तुम कॉज बता रहे हो अपने लक को, अपने फेट को, या भगवान को ब्लेम कर रहे हो उसके लिए, और या फिर ये बता रहे हो बाहर ऐसा कुछ इतना ज़्यादा बुरा बुरा हो रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, सिचुएशंस मेरे हिसाब से नहीं चल रही, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। हालांकि तुम्हें हैंडल करना खुद नहीं आ रहा, चीज़ें तुम खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसके बाद तुम ये भी बोल देते हो कि इसके ऊपर मेरा कुछ कंट्रोल ही नहीं है तो वही मैंने कहा, कंट्रोल करना नहीं आ रहा तुम्हें। देन डिस्टॉर्टेड परसेप्शन जो होगा एंटीसीडेंट इवेंट का, वो इरेशनल बिलीफ की वजह से आएगा, जिसकी वजह से आगे निकलेगा कॉन्सिक्वेंस। ओके, कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव इमोशंस और बिहेवियर्स हो सकते हैं। अब एंटीसीडेंट इवेंट था जिसकी वजह से इरेशनल बिलीफ कॉज हुआ, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आया उस पर्सन को, उसका कुछ ना कुछ असर तो निकल कर आएगा ना, और ऑब्वियसली वो गलत होगा क्योंकि इरेशनल बिलीफ ही खुद में बहुत गलत है। ऐसा सोचना और ऐसा मानना कि मुझे सब लोग सारे के सारे ही हर टाइम प्यार करेंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्या मैं करती हूँ ऐसे किसी के साथ, लाइक हर टाइम किसी को प्यार करना, हर टाइम, वो भी किसी को भी क्या, सबको ही, तो मेरे साथ कोई ऐसे क्यों करेगा। ये स्टेटमेंट तो मुझे बहुत ही लाइक अजीब सी लगी, सॉरी। देन इसमें आगे है कि इरेशनल बिलीव्स को एसेस किया जाता है, पहचाना जाता है, ठीक किया जाता है, किसके थ्रू, क्वेश्चनर्स एंड इंटरव्यूज़ के थ्रू। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन लोगों से कि भाई तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हें 24 घंटा आकर प्यार करने वाला है, या हर कोई तुम्हारे पैरों में आके चूमेगा, क्यों ऐसा लगता है तुम्हें।
उनसे ऐसा पूछा जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है ये सोचने के लिए कि भाई तुम खुद देखो तुम क्या सोच रहे हो, क्या मान के चल रहे हो, क्या सही तरीका है ज़िंदगी जीने का। तो इंटरव्यू जो क्वेश्चन आंसर के थ्रू उन्हें इरेशनल बिलीव्स को एसेस किया जाता है, और जो प्रोसेस है रैशनल इमोटिव थेरेपी का, उसके अंदर इरेशनल बिलीव्स रिफ्यूट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं थेरेपिस्ट के द्वारा, क्योंकि वो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग का प्रोसेस यूज़ करेगा। नॉन डायरेक्टिव मैनर में थेरेपिस्ट विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हिज और हर क्लाइंट जो कि इरेशनल बिलीव से सफ़र कर रहा है। नेचर जो होगा क्वेश्चंस का वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग का मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा जेंटल होगा, बिना उसको ब्लेम करे क्लाइंट को कि भाई तू ऐसा क्यों सोचता है, तू गलत सोच रहा है, उसके ऊपर ऐसे बिना उंगली उठाए होगा, और डायरेक्टिव नहीं होगा, इनडायरेक्ट तरीके से होगा। ऐसे पूछा जाएगा कि बाकी सब लोगों को भी क्या ऐसे सब लोग हर टाइम प्यार करते हैं, कि वो खुद सोचे वो क्या मान के चल रहा है। देन क्वेश्चन, और नॉन जजमेंटल ऑब्वियस सी बात है, नॉन जजमेंटल मान के चलना, ठीक है, क्योंकि थेरेपिस्ट कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, सबको सेम तरीके से ट्रीट करेगा और सबको वही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देगा। मैंने चैप्टर के शुरू में ही बताया था। और जज करने वाला बिहेवियर तो रखेगा ही नहीं कि हाँ ये कैसे इतना गंदा सोचता है, और ये सोच कैसे रहे, ये सब चीज़ें, ये सब बकवास नहीं करेगा। प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रहेगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहीं बाहर जाके वो बकने नहीं वाला कि अच्छा मेरे पास कोई ऐसा ऐसा बंदा आया था जो ऐसा ऐसा सोचता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एथिक्स मेंटेन रहेंगे हमेशा थेरेपी देते हुए किसी को भी। क्वेश्चंस जो होंगे वो क्लाइंट को मजबूर कर देंगे डीपर अंदर तक जाके घुस के पूरा सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि ये जो अजम्पशंस उसने अपनी लाइफ को और अपने लाइफ के अराउंड, जो लाइफ को सराउंड करते हुए प्रॉब्लम्स है ना उसके आसपास, उसको लेकर जो बना रखे हैं, क्या ये सही है सच में। और धीरे धीरे क्या होगा, क्लाइंट चेंज करना सीख जाएगा अपने इरेशनल बिलीव्स को। और चेंज कैसे करना सीखेगा अपने इरेशनल बिलीव्स को, क्योंकि वो अपने जो फिलॉसफी है ना उसकी लाइफ को लेकर अबाउट एक मिनट, चेंज इन हिज और हर फिलॉसफी अबाउट लाइफ लीड टू चेंजेस इन हिज और हर इरेशनल बिलीव्स, ठीक है। तो यही है कि जैसे जैसे वो अपनी फ़िलॉसफी अबाउट लाइफ, मतलब जो लाइफ को उसका देखने का, सोचने का नज़रिया, लाइफ को जीने का जो तरीका है ना, उसमें जैसे जैसे वो चेंज लाएगा ना और अपने विचारों को बदलना सीख जाएगा उसके बाद, ठीक है। चेंज इन हिज और फिलॉसफी अबाउट लाइफ, मैंने लिखा भी सामने, लीड टू चेंज इन इरेशनल बिलीव्स। आई थिंक आई हैव रिपीटेड दैट, सॉरी। देन रैशनल बिलीफ सिस्टम रिप्लेस कर देगा, या रिप्लेस कर देगा नहीं, सॉरी, रिप्लेस हो जाएगा किससे, नहीं सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, आई थॉट इरेशनल बिलीफ है, सॉरी। रैशनल बिलीफ सिस्टम रिप्लेस कर देगा इरेशनल बिलीफ सिस्टम को, और इरेशनल बिलीफ सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, रैशनल बिलीफ सिस्टम, ठीक है। और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल थॉट्स और बिलीव्स की वजह से उसको एंजाइटी हो रही थी और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा था। किसको, क्लाइंट को, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। वापस से बताती हूँ, रैशनल बिलीफ सिस्टम रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, जगह ले लेगा इरेशनल बिलीफ सिस्टम्स की। इरेशनल बिलीफ सिस्टम्स हटना शुरू हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, उसकी जगह पे क्या आ गया, रैशनल बिलीफ सिस्टम, और तभी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम हो गया या उसमें रिडक्शन आ गया। जिससे आज के लिए इतना ही, मैंने छोटा टॉपिक ही उठाया क्योंकि मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, और आई थिंक आई हैव डिस्कस दैट क्वेश्चन पेपर जो अभी मैं उठाऊंगी, बट उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने उस टाइम छोड़ दिए थे जो रह गए हैं, असर्शन रीजनिंग वाले भी, और भी कुछ हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं। चैप्टर 1 से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं, सॉरी चैप्टर 2 देन चैप्टर 1 के भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि वाई डू पीपल इन हंटिंग, गैदरिंग एंड एग्रीकल्चरल सोसाइटीज डेवलप एंड डिस्प्ले डिफरेंट पर्सनैलिटी पैटर्न्स। ऑप्शंस आर because of reinforcement of a particular behavior, because of different economic pursuits and cultural demands, because of rational thinking, learning and modeling, because of intra-psychic conflicts. And option number 2 is correct, which is because of different economic pursuits and cultural demands. ये आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 40 पर भी एंड 39 पर भी, जहाँ पर कल्चरल अप्रोच में हमने पढ़ा है कि हाँ जिस सोसाइटी में या जहाँ पर भी हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या कल्चर फॉलो होता है, क्या
कौन सा रिलीजन है, कौन से बिलीव्स हम मान के चलते हैं, वहाँ पे लोग किस किस तरीके का काम करते हैं, कल्चरल डिमांड कैसी है वहाँ की, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी इसको। तो वही है कि क्वेश्चन यही था ना कि लोग क्यों हंटिंग, गैदरिंग और एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में अलग अलग पर्सनालिटी पैटर्न्स डेवलप करते हैं और अलग अलग पर्सनालिटी पैटर्न्स ही दिखाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनका कल्चर, रहने की जगह, वो जो काम करते हैं वो डिफरेंट है, वो अलग है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक परस्यूट्स, तो जिस ऑक्यूपेशन में वो लगे हुए हैं वो डिफरेंट है, एंड कल्चरल डिमांड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक परस्यूट्स एंड कल्चरल डिमांड्स। Then question है, upon being assessed, children belonging to the Birhor society are most likely to exhibit the following personality attributes. First is independence, do many things without help from elders. Second is autonomy, take several decisions for themselves. Third is obedient to elders, nurturant to youngsters. Fourth is achievement oriented, accept risk and challenges such as those involved in hunting. अब बिरहोर इस ट्राइबल कम्युनिटी जो कि फॉरेस्ट में ही रहना है जिसको, तो बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं अकेले अपना काम खुद करना, और कोई भी रिस्क आए तो उसको खुद से हैंडल करना, क्योंकि पेरेंट्स अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स सो एंड सो कलेक्ट करने में लगे हुए हैं और बच्चे खुद लकड़ियाँ वकड़ियाँ ला रहे हैं, कोई एनिमल आ जाए कुछ भी हो, दे वुड हेल्प देमसेल्व्स ऑन देयर ओन। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा ऑप्शन विच इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ वन। ओबीडियंट टू एल्डर्स पता है किसका है, ये एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में होता है। मैं बता देती हूँ, पेज नंबर 40 पे मिलेगा। पेज नंबर 40 पर ही फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में पूरा एग्जाम्पल दे रखा है। बिरहोर वाले में देखो, इन्होंने बताया इन बिरहोर सोसाइटी चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज आर अलाउड इनॉर्मस फ्रीडम टू मूव इन टू फॉरेस्ट, लर्न hunting and gathering skills. Their child socialization practices are also aimed at making children independent. Do many things without help from elders. यही ऑप्शन हमने देखा वहाँ पर। Autonomous, take several decisions for themselves, ये भी था। And achievement oriented, accept risks and challenges such as those involved in hunting from an early age of life. तभी कहते हैं बुक से पढ़ लो, सेम चीज़ें एज इट इज लाइनें उठ के आ सकती हैं, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर उठाया मैंने, ठीक है। In agricultural societies, children are socialized to be obedient to elders, nurturant to youngsters, responsible to their duties. ये भी वहाँ पर है, इसलिए एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ वाला एक ऑड वन आउट वाला ऑप्शन हो गया ना। और बाकी इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, अचीवमेंट ओरिएंटेड इज बिलोंग टू व्हाट, बिरहोर सोसाइटी वाले चिल्ड्रन। देन है सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू डैश आवर ओन बिहेवियर। सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू डैश आर ओन बिहेवियर, मतलब ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, फिर इन द ब्लैंक है रीजन एंड जज, मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइज, जज एंड मॉनिटर, वैल्यू एंड कंट्रोल। सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आर एबिलिटी टू मॉनिटर एंड ऑर्गेनाइज आर ओन बिहेवियर। लेट मी चेक, मैंने सही बोला है नहीं। या इट्स करेक्ट एंड इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि डैश इज टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू अग्री विद आइटम्स और क्वेश्चंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंटेंट्स। ये हमारा होना चाहिए सोशल डिज़ायरेबिलिटी, नहीं एक सेकेंड, नॉट सोशल डिज़ायरेबिलिटी, एक सेकेंड लेट मी चेक, कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा सा, लेट मी चेक। नाउ आई एम श्योर, क्योंकि इसका आंसर एक्विसेंसी है। एक्विसेंस इज टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू अग्री विद आइटम्स क्वेश्चंस irrespective of their contents. Let me check. Yeah, it's correct. Answer is acquiescence only. ये मिल जाएगा बुक के पेज नंबर 43 पे। इट्स रिलेटेड टू चैप्टर 2 ओनली, जहाँ पर सोशल डिज़ायरेबिलिटी एंड एक्विसेंस दे रखा है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन आर 16 PF के अंडर। एंड एक्विसेंस इज टेंडेंसी ऑफ द सब्जेक्ट टू अग्री विद आइटम्स और क्वेश्चंस irrespective of their contents. यही था क्वेश्चन। Then next question, which of the following is not true about the approach to personality referred to in picture first A? Sorry, पिक्चर वाला क्वेश्चन है, पिक्चर ही नहीं दिख रही मुझे, एक सेकेंड देखना ज़रा। या पिक्चर इज हेयर, पिक्चर है यहाँ पर, मैं बता देती हूँ पिक्चर, बुक से उठा के पिक्चर दिया, मैं बता रही हूँ कौन सी पिक्चर है। वेट अ मिनट। नीचे वाली पिक्चर 1B इज़ फ्रॉम बुक, लेकिन जो पिक्चर 1A है पूरी दिख रही है। हाँ, ये बुक से नहीं है, मुझे बुक में नहीं मिली फ़िलहाल, तो मैंने कहा मैं पिक्चर दिखाई दूँ, ठीक है। अब मैं इसके क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ, पिक्चर एक बार देख लो।
इन पिक्चर्स पर क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं, विच टू अप्रोचेज टू पर्सनैलिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय पिक्चर्स 1A एंड 1B, and options are psychodynamic and cultural approaches, behavioral and humanistic approaches, cultural and humanistic approaches, cultural and behavioral approaches. अब तुम खुद देखो, रियल सेल्फ, आइडल सेल्फ चैप्टर 2 में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हमने पढ़ा है, इफ़ किसी को भी याद हो तो, प्लस वहाँ पे जो है लिखा हुआ है ह्यूमनिस्टिक के साथ में कल्चरल अप्रोच सही होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पिक्चर 1B इज़ रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक वाला अप्रोच, एंड पिक्चर 1A जो कि बिरहोर सोसाइटी और बिरहोर कम्युनिटी की दिखा रखी है वो कल्चरल अप्रोच से। इससे पहले भी हमने इसके जैसा भी क्वेश्चन करा था। देन नेक्स्ट है कि नेक्स्ट वही वाला सेम क्वेश्चन, बिरहोर कम्युनिटी वाले बच्चे कैसे हैं या उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, फिर भी आई विल डिस्कस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बिरहोर कम्युनिटी? मोस्ट ऑफ देम लिव अ नोमैडिक लाइफ विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट मूवमेंट इन स्मॉल बैंड्स फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर। Second, in Bihor society, children from an early age are allowed enormous freedom to move into forest and learn hunting, gathering skills. Book की line, second one is correct. Then third, their child socialization practices are also aimed at making children dependent. It's wrong, ध्यान देना, independent था यहाँ पर, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा है? डू थिंग्स विद द हेल्प प्रोवाइडेड बाय एल्डर्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। फोर्थ वाला, दे आर नॉट अचीवमेंट ओरिएंटेड, गलत, वो अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट रिस्क एंड चैलेंजेस सच एज दोज इन्वॉल्व इन हंटिंग, इसका ऑपोजिट होगा। देन सेकेंड वन इज करेक्ट। इन बिरहोर सोसाइटी, चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज आर अलाउड इनॉर्मस फ्रीडम टू मूव इनटू फॉरेस्ट एंड लर्न हंटिंग, गैदरिंग स्किल्स। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, थोड़ा सा चेंज है इसके आंसर में। एक्चुअली ये पेयर्स में है। अब इसके आंसर कैसे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये तीनों होंगे, या तो फर्स्ट और सेकंड होंगे, या सेकंड और थर्ड होंगे, या सेकंड और फोर्थ होंगे। एंड हमारा आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज आई हैव चेक्ड, बुक में दे रखा है बिरहोर सोसाइटी वाले पेज नंबर 40 पर ही कि मोस्ट ऑफ देम लिव नोमैडिक लाइफ विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट मूवमेंट इन स्मॉल बैंड्स फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर। सॉरी, आई गॉट कन्फ्यूज बिटवीन एग्रीकल्चर सोसाइटी वाला और बिरहोर कम्युनिटी वाला। लेकिन बिरहोर कम्युनिटी में आएगा ये कि वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, उनको एक जगह कोई स्टेबल नहीं होती रहने की, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट में मूव करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए और फूड के लिए, मतलब सर्वाइवल नीड्स के लिए और बेसिक एमिनिटीज़ के लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अप्रोच टू पर्सनैलिटी रेफर्ड टू इन पिक्चर 1A? पिक्चर 1 ने दोबारा दिखा देती हूँ, रुक जाओ। तो कुछ इस प्रकार से है पिक्चर 1A बिरहोर सोसाइटी के ऊपर। आई होप दिख रही है ढंग से। पूछा है कि पिक्चर 1A में जो दिखाया है ना, उसमें कौन सी अप्रोच टू पर्सनालिटी करेक्ट नहीं है या ट्रू नहीं है। ऑप्शंस आर, इट एक्सप्रेसेस दैट पीपल डेवलप वेरियस पर्सनालिटी क्वालिटीज इन एन अटेम्प्ट टू अडेप्ट टू द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑफ अ ग्रुप्स लाइफ. It proposes that group's economic maintenance system plays vital role in the origin of cultural and behavioral variations. It proposes that there is an inborn tendency among persons that directs them to actualize their inherited nature. थर्ड वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, इट्स रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ओके। और यही तो बताना था ना कौन सा करेक्ट नहीं है, तो थर्ड इज आर आंसर। फोर्थ भी एक बार देख लेते हैं। इट स्टेट दैट रिचुअल, सेरेमनी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आर्ट्स, गेम्स, प्ले आर द मीन्स थ्रू विच पीपल्स पर्सनैलिटी गेट्स प्रोजेक्टेड इन अ कल्चर। या वहाँ पर भी कल्चर कोई मेन रीज़न दे रहे हैं। थर्ड इज आर आंसर, जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से रिलेटेड है, कल्चरल अप्रोच से रिलेटेड नहीं है। और वही हमें बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अप्रोच टू पर्सनैलिटी रेफर टू इन पिक्चर 1A, जो कि मैंने दिखा दी। देन एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है चैप्टर 1 से रिलेटेड, सोच रही हूँ उसे भी डिस्कस कर लूँ, फिर जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उसे मैं नेक्स्ट में बता दूँगी। वेयर इट इज़, अभी तो मुझे दिखा था, 1 सेकेंड, मैंने क्वेश्चन देखा था, 1 सेकेंड। असर्शन रीजनिंग के ना बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि चॉइस वगैरह में भी दिए हुए हैं, बट मैं अभी 2 उठा रही हूँ, ठीक है। बाकी बता दूँगी मैं सारे, कुछ भी लाइक ऐसा नहीं होगा जो मेरे पास है बट मैंने मटेरियल शेयर नहीं करा, सारा बता दूँगी। इन सब क्वेश्चन पेपर इफ़ यू वांट तो मैं सामने क्वेश्चन और उनके आंसर्स लिख के भी बता दूँगी, अगर तुम लोग चाहते हो तो। या तो ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है।
तो क्वेश्चन ये वाला है चैप्टर 1 से रिलेटेड. In the question given below, there are two statements marked as assertion and reason. Read the statement, choose the correct option. Assertion क्या है हमारा? Assertion है कि Alfred Binet was the first psychologist. Slip of tongue. Alfred Binet was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations, and he gave the concept of intelligence quotient IQ. Then reason is Binet's one-factor theory of intelligence was rather simple, as it arose from his interest in differentiating more intelligent from less intelligent individuals. I think reason is correct and assertion is wrong. रीज़न करेक्ट इसलिए है क्योंकि हाँ, एल्फ्रेड बिने की ही वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आई थी और इन्होंने इसको ऐसे ही बताया था क्योंकि उनका इंटरेस्ट था अलग करने में, डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को कम इंटेलिजेंट लोगों से. अब असर्शन क्यों गलत है? आई अग्री कि एल्फ्रेड बिने ही पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फॉर्मलाइज किया, जो लेके आए इंटेलिजेंस नाम के कंसेप्ट को. ठीक है, बट आगे का इंटेलिजेंस क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया है. बता रही हूँ किसने दिया. Page number 10, related to chapter 1. In 1912, William Stern, a German psychologist, devised the concept of intelligence quotient, which is IQ. इसलिए assertion wrong है, reason correct है. हमारा ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकेंड, हमारा ऑप्शन होगा A is false but R is true. ओके, तो ऐसे होते हैं assertion reasoning वाले क्वेश्चन. अब एक और बताती हूँ. नेक्स्ट पास मॉडल पे है क्वेश्चन. वही दे रखा है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. आवर असर्शन इज पास मॉडल explains that state of arousal is basic to any behavior as it helps in attending to stimuli. Arousal and attention enable a person to process information, and the reason is an optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspects of a problem. Too much or too little arousal would interfere with attention. I think both are correct. बुक में मिल जाएंगे आपको पेज नंबर 9 पर. ठीक है, मतलब अटेंशन होना चाहिए स्टिमुलाई के प्रति, बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं, एकदम ऑप्टिमल लेवल में. तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ A and R are true, and R, which is our reason, is the correct explanation of A. यही होना चाहिए इसका आंसर. पेज नंबर 9, प्लानिंग अटेंशन अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, पास मॉडल. ठीक है, अराउजल अटेंशन वाले में मिल जाएगा ये. एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल वाली लाइन है यहाँ पर. एक सेकेंड, 1 2 3 4, मतलब अराउजल अटेंशन वाले में फोर्थ लाइन के एंड में एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल वाली लाइन मिल जाएगी जो कि है रीजन. देन पास मॉडल एक्सप्लेन्स दैट. ये कहाँ मिलेगा, एक सेकेंड, ये भी बता रही हूँ, ये भी मिल जाएगा. लेट मी चेक. दोनों करेक्ट हैं, ये तो पक्का है. एग्जैक्टली यही वाली लाइन तो आई एम नॉट फाइंडिंग, बट या इट्स करेक्ट. यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट में हमारा टॉपिक कॉग्निटिव थेरेपी में ही आगे हम देखते हैं. नेक्स्ट थेरेपी कौन सी है वो पढ़ेंगे, नाम बता देती हूँ इसका. नेक्स्ट हम डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे कोर स्कीमाज होते हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आएंगे जिधर. देन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. देन ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, जहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. देन एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के अंडर लोगो थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी के बारे में पढ़ेंगे. फिर गेस्टाल्ट थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, बायोमेडिकल थेरेपी, फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी, एथिक्स इन साइकोथेरेपी, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. मतलब इतना चैप्टर अभी रह गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, करवा दूंगी. नेक्स्ट में यही है डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, कोर स्कीमास के बारे में पढ़ेंगे. एंड थोड़ा लंबी वीडियो कर लेते हैं ना, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी देख ही लेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. आई होप समझ आ गया होगा. कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछ लीजिए, इसीलिए हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए.